सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना हमारा लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था हमने कि एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, उसका क्या रोल रहता है यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैंने कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ाया था आपको। तो गाइस चलो चलते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी के डेवलपमेंट में किस तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, वो जुड़ी होती है कि वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, क्या क्या वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्या क्या एक कंट्री जो है, एक देश जो है क्या बना रहा है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं, स्टील की प्रोडक्शन हो रही है, किसकी प्रोडक्शन हो रही है। यानी कि जिस कंट्री में ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही हो, तो वहाँ जो होता है, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती है। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री जो है, ठीक है, वो इस थीसिस को मतलब बोलते हैं, इस थीसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो तो वो किससे होगी, जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम अच्छा है। तो जो उनके हायर रेट्स ऑफ ग्रोथ जो होते हैं, ठीक है, हायर रेट्स ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो उन्होंने एट्रीब्यूट किए होते हैं किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इसलिए क्या है, एक ऐसा केस बनाया, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंट्री, जैसे कि इंडिया में क्या है, जहाँ पे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अभी भी क्या है, वो लो है। यहाँ पे अभी भी जो है इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, अगर एज कम्पेयर टू अगर हम देखा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम देखें जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज क्या हो गई, जैसे कि हमारी यूके हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, तो उनके मुकाबले में जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, तो इनके मुकाबले में अभी भी अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अभी लो है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इन कंट्रीज के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको कल कहा था कि हमारा मतलब कुछ परसेंटेज जो है 54%, आई थिंक मैंने आपको कहा था कल, 54% जो है अभी भी यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद में मैंने कहा था कि 4% जो है, सिर्फ 4% या 100 में से सिर्फ 4% हमारे जीडीपी में क्या बोलते हैं, इसका क्या रहता है, योगदान रहता है। अब 4% का योगदान रह रहा है 100% के जीडीपी में से, यानी कि एग्रीकल्चर से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपके साथ आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रीज के साथ साथ आपकी कंट्री में एग्रीकल्चर भी है, तो आपकी कंट्री जो है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंस हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस वे में हमारी कंट्री में योगदान कर रहा है, इस तरीके से अपना जो है वो कुछ हिस्सा जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दे रहा है। तो एक कंसर्टेड प्रोग्राम के जरिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कंसर्टेड प्रोग्राम जो है, एक कंट्री जो है वो एक ऐसी बेसिस प्रोवाइड कर सकती है किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्राम से एक कंट्री को ऐसा बेस मिल सकता है जिससे कि उसकी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या हो जाए, उसमें एक रैपिड रेट आ जाए, यानी कि वो इस कदर वो बढ़ जाए जिससे कि रैपिडली किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ जाए, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि इन कंट्री में जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नेशनल इनकम में कितना हमें कंट्रीब्यूट करता है वो ज़्यादा, वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। किन कंट्रीज में, जिस कंट्रीज में ज़्यादा तवज्जो जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे कि कंट्री जो है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है, इसने क्या है, इसका क्या है, इंडिया शुड गिव पॉजिटिव इंकरेजमेंट टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अपनी क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इंडिया को भी दिखाना चाहिए। अगर इंडिया चाहती है कि यहाँ पे हमारा अच्छा जो योगदान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए, ठीक है, यानी सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं, बल्कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का अच्छा योगदान अगर हमारे उसमें चाहिए तो इंडिया को भी उसकी तरफ अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। तो गाइस 2007 और 2008 में जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर, अब इसको सेकेंडरी सेक्टर, देखिए मैं आपको कहता हूँ
कुछ एक प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शियरी सेक्टर होता है, ठीक है। ये 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। अब यहाँ पे क्या होता है 2007-8 में जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका शेयर जो था इसमें जीडीपी में वो 24.9 पर कैपिटा था, ठीक है। अब देखिए हम एक पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक फेवरेबल चेंज लाती है कंट्री में, ठीक है। जो कंट्री का ऑक्यूपेशनल पैटर्न होता है, मैं आपको कहता हूँ, देखिए व्यवसाय जैसे होता है, अगर मान लीजिए कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, तो उनको क्या है, उनको ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करता है, उनको यानी कि काम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे अर्न कर सकें, ठीक है। ये भी हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, इंडस्ट्रीज से हमें ये चीज़ भी, इंडस्ट्रीज हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। जो कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री होती हैं, वो देखो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमने कल पढ़ा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी वो क्या है उसमें ही जुड़े हुए हैं, और वहाँ से उनको अच्छा खासा अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अगर हम देखें ना, तो एग्रीकल्चर में ना बहुत सारा क्राउड बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन लोग मतलब उतने सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, अगर इंडस्ट्रीज किसी कंट्री में बन जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अच्छे क्या बोलते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर जो है उसको भी वो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ से सिंपल आपको समझ आ गया कि सेकेंडली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से क्या होता है कि हमारे जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी बहुत सारी होती है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसमें जो इंटर रिलेशनशिप होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है लार्जली कंडीशनड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो अच्छी है, ठीक है, किसी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है अगर वो अच्छा है, तो वहाँ से उसका एग्रीकल्चर जो है वो डेवलपमेंट वो भी उस पर ही डिपेंड करते हैं कि कितना उसका इंडस्ट्रियल सिस्टम अच्छा है। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको हाई यील्डिंग HYV किस्म के हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका जो यील्ड निकलेगा, आपका जो फसल निकलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड करती है, ठीक है, ये यहाँ पे डिमांड आती है कि आपको मतलब इतनी चीज़ें देनी हैं, जैसे कि फूड ग्रेन, हमारे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। देखिए मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ पे फूड ग्रेन्स की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फूड मतलब कि मान लो फ्लोर की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फ्लोर की इंडस्ट्री है यानी कि आटे की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आटा तो ये अपना बनाएगी नहीं इंडस्ट्री, यानी कि ये पहले यहाँ पे क्या लेगी, जो फूड ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ से लेगी, यानी कि है ना रिलेशनशिप। अब इंडस्ट्रीज़ के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में भी तो रिलेशनशिप है, समझ रहे हो इस बात को आप, कि एग्रीकल्चर यानी कि फूड ग्रेन्स हम यहाँ से लेंगे, बाद में इसको वो करके हम आटा निकालेंगे, तो इसलिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप है किसके बीच में, एग्रीकल्चर के बीच में और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है। यहाँ से कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में लेके बेच सकते हैं, और आज ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप्स की डिमांड जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड, ठीक है, आजकल एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री जो वो भी एक्सपैंड हो रही हैं। ना सिर्फ ये, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस जो है, रफ्तार जो है वो क्या बढ़ रही है, उसने एक ऐसा मोमेंटम ले लिया है, ठीक है, ऐसी एक रफ्तार ले ली है जिससे कि एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट कर लिया है इसके लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी। उसके साथ साथ चौथा स्टेप जो है हमारे पास, चौथा स्टेप ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो स्ट्रेस देते हैं किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि कंट्री को बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं फॉरेन एक्सचेंज का बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें देखिए अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है,
अगर एक कंट्री जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री में, तो वहाँ से आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, नहीं कि पैसे आपको वहाँ से डॉलर में मिलते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं गाइस फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पे भी इम्फेसिस करते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी फॉरेन कंट्रीज में, यहाँ से हमें कि फॉरेन का पैसा भी, यानी कि हमारे पास डॉलर में भी पैसे आएंगे। इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको स्पेंड किया जाता है फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इसकी भी ज़रूरत है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से चीज़ों को बाहर भेजेंगे, तो वहाँ से वो फॉरेन मतलब के फॉरेन करेंसी में पैसे मिलेंगे। उसके बाद ये हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन जब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हम इस फॉरेन एक्सचेंज को, जो हमने वहाँ से फॉरेन करेंसी हमारे पास आई थी, उसको हम इसके ऊपर खर्चेंगे जब हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होगी, यानी कि अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल्स को लाना होगा तब। ठीक है, ये था हमारा चौथा पॉइंट। फिर फाइनली जो है हमारे पास ये सब चीज़ें इंडस्ट्री से ही यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। तो फाइनली एक दूसरा कंसेप्ट है, फाइनली फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन। अगर हम सिक्योरिटी की कंसिडरेशन को देखते हैं, अगर हम सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हैं, तो नो वन डिनाइज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम अपने डिफेंस के सिस्टम में देखें, ठीक है, डिफेंस यानी कि यहाँ से हमारी सिक्योरिटी, अगर हम अपनी सुरक्षा के उसमें देखें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक बहुत ही उम्दा रोल जो है यहाँ पे प्ले करता है। मैं आपको कहता हूँ किस तरह से। देखिए, अभी हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसके मामले में, हमारा जो डिफेंस का गुड्स आते हैं, ठीक है, डिफेंस गुड इन सेंस कि जो हमारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो आता है, ठीक है, वो बाकी फॉरेन कंट्रीज पे अभी भी हम डिपेंडेंस है। लेकिन ये बहुत ही एक डेंजरस और रिस्की प्रोपोजिशन होती है कि हम उनसे कुछ ला रहे हैं, अच्छा मटेरियल है नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक रिस्की चीज़ बन जाती है। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ में इतना पोटेंशियल हो, यानी कि हमारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी बनी हो जहाँ पे अपना इस चीज़ को हमें यानी कि इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी दूसरी कंट्री से, और ना कि दूसरी कंट्री पे हमें डिपेंड रहने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें उसमें हम इसको बना सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए, कोई भी ऐसी मुश्किल की घड़ी आ जाए, उसमें हमें मिलिट्री गुड्स जो हैं हमारे पास डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने चाहिए। मान लीजिए अगर कहीं पे हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर किसी राइवल कंट्री ने अटैक कर दिया, उस वक्त हमारे पास अगर अपने इंडिजीनियस जो है हमारे पास मिलिट्री गुड्स नहीं, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है, उस वक्त एट द टाइम हम दूसरी किसी कंट्री के पास जा भी नहीं सकते, दूसरी किसी कंट्री से ला भी नहीं सकते। ठीक है, उस वक्त हमें क्या होना चाहिए, डोमेस्टिकली हमारे पास बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है इंडिजीनियसली क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। इसके बाद क्या है, हमारे डिफेंस मटेरियल में जो आपसे कह रहा हूँ उसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। और ये किस तरह से आ सकती है, ये आ सकती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। ठीक है गाइज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ये हमारे पास आ सकती है। इसलिए ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बता दिया गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है किसी कंट्री में। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ये बात भी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन कंट्रीज़ में अक्सर हैंडीकैप हो गई है। ठीक है, किस तरह से, कुछ सर्टन प्रॉब्लम जो आती हैं, ठीक है, हमारे नेचर में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह से आती हैं, तो हमारा ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम जो होता है उसने इसको हैंडीकैप, इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने हैंडीकैप क्यों बोला है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से बोला है। कि यहाँ पे देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो जाती हैं तो इन इंडस्ट्रीज से हमारा क्या हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो कुदरती फिर आपदा भी आ जाती है कभी कभी। तो प्रॉब्लम्स देखो गाइज, प्रॉब्लम भी हर जगह होती है, ठीक है, और इसके सलूशन भी हर जगह होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आप सॉल्यूशंस किसके ढूंढोगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इनका कोरिलेशन है, चलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि जिनको हम सरमाउंट नहीं कर सके, हम इनको सरमाउंट कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स से आगे निकल सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमारी जो एक ही प्ली है कि यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो ये चीज़ हमें थोड़ी ना रोकती है कि हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इस चीज़ से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इससे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, हम कर सकते हैं बाय एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को एक्सक्लूड करके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पाथ है अराउंड इन द कंट्री लाइक इंडिया इज ए सुसाइडल वन। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, जो पाथ है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारी कंट्री में, इंडिया में, वो क्या है, सुसाइडल वन है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी हैं तो हमारा डिफेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, डिफेंस अच्छा है तो फिर हमारा एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी अच्छी है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं कि बाद में इंपोर्ट में हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो वैसे कहते हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं गाइज, अपना एक लास्ट लेक्चर हमारा बचा है, वो है गाइज पंचायती राज एक्ट वाला, 1989 वाला। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे एज अमेंडेड इन 2018, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसकी आपको 4 से 5 वीडियोस में इसको मैं कवर करवा दूंगा, लेंदी टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें से आपको 1 या 2 ही पूछ जाएंगे, लेकिन टॉपिक हमें 5 कवर करने, यानी कि इसके लेसन हमें 5 कवर करने पड़ेंगे, लेंदी टॉपिक है थोड़ा। तो कैसे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, यहाँ पे मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।